आज तीसरा चरण अब लगभग समाप्त होने जा रहा है। 93 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है और पिछले 2 चरणों में जो हाव भाव आपने देखे, हम सब ने देखे, पूरे विश्व ने देखे, देख के शर्मिंदगी भी हुई कि इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। हार जीत सबने देखी है, हम सबने भी देखी है, लेकिन हारते वक्त अपना संतुलन खो देना ये इस देश ने कभी नहीं देखा। देश के प्रधानमंत्री को कभी संतुलन खोते हुए नहीं देखा, ये पहली बार देख रहे हैं। अफसोस होता है देखकर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आज एक पत्र भी लिखा, इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को के मन में संशय और सवाल, पूरे देश के मन में, हर वोटर के मन में एक सवाल है जो चुनाव आयोग से पूछा गया, हम सब ने पूछा कि पहले और द्वितीय चरण की पोलिंग परसेंटेज के आंकड़े जारी करने में आपने इतना विलंब लगाया, उसमें जो अंतर आया उस पर अभी कोई जवाब किसी को मिला नहीं है। आपने देखा कि अभी तीसरे चरण के पहले बड़े पारिवारिक माहौल में प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे रहे हैं, मोदी का परिवार, वैसे वाले इंटरव्यू जिसमें आम, गुठली, पॉकेट मनी, टॉनिक, ऐसी चर्चा होती है जिसमें कोई साहब से सवाल पूछने की जरूरत नहीं करता। साहब कितने महान हैं ये बताने की एक प्रयास पूरा परिवार मिलकर कर रहा होता है। पत्रकारों को देखकर भी बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो भी बहुत जल्दी आजाद होने वाले हैं। उनकी स्वतंत्रता का 4 जून को वो भी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। झूठ बोलना, प्रधानमंत्री के मुंह से झूठ बड़ा अटपटा लगता है। वो भी लगातार आपने पिछले 1-1.5 महीने से सुना। गुमराह करना देश को, कभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे झूठ बोलना, कभी हमारे मैनिफेस्टो पर तो उनको झूठ बोलने के ऐसे पारंगत हो गए हैं। हम उनको कहते हैं आप दिन भर उड़न खटोले में घूम रहे होते हो, एक आध कॉपी रख लीजिए ना मैनिफेस्टो की, हमारी पढ़ लीजिए रास्ते में। उस वक्त तो समय मिल ही जाता होगा, जब आम वाले इंटरव्यू नहीं चल रहे होते तो हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। नहीं, वो भी नहीं पढ़ना साहब को। अब ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस की एक अजब सी बीमारी है, बिना पढ़े उस विषय पे झूठ बोलना है। ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस की एक विशेषता है। ये डिग्री है, आपने शायद सुना होगा, प्रधानमंत्री पूरे विश्व में इकलौते व्यक्ति हैं जिनको ये डिग्री मिली, एंटायर पॉलिटिकल साइंस। उसकी खूबी यही है कि आपको किताब देखनी नहीं है, न्याय पत्र हमारा देखना नहीं है, लेकिन अपने मन घड़त बातें, कभी हिंदू मुसलमान, कभी मंगलसूत्र, कभी मछली, कभी मटन। गुजरात तक चुनाव आया तो पाकिस्तान भी घुस गया चुनाव में, उसकी भी जिक्र शुरू हो गया। दूसरे चरण के अंत तक इस विश्व में शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी घटना हम सबकी नजरों में आई, आप सबकी नजरों में आई, जिसमें प्रधानमंत्री की पार्टी, मोदी का परिवार का एक अभिन्न सदस्य प्रज्वल रेवन्ना भी था। 2900 यौन अपराध के वीडियो, विश्व का सबसे बड़ा यौन अपराध, वर्ल्ड्स बिगेस्ट सेक्स क्राइम, प्रज्वल रेवन्ना, मोदी का परिवार, ये भी हम लोगों ने देखा। और हैरानी की बात है कि ये आम गुठली के जो इंटरव्यू चलते हैं, इसमें प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते प्रज्वल रेवन्ना वाले मामले पर। और माफी क्यों मांगनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। यह प्रज्वल रेवन्ना जिस पार्टी से संबंधित हैं, उस पार्टी से गठबंधन भाजपा का हो उससे पहले भाजपा के एक वरिष्ठ नेता कर्नाटक के देवराज गौड़ा पत्र लिखकर अमित शाह को सूचित करते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना पे इतने गंभीर आरोप हैं, फिर भी गठबंधन होता है, प्रज्वल रेवन्ना जॉइंट कैंडिडेट होता है भाजपा का और जेडीएस का। प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं उनके लिए और कहते हैं इस बलात्कारी को वोट दोगे तो मुझे वोट मिलेगा, मुझे मजबूती मिलेगी।
ये स्थिति आ गई इस देश के प्रधानमंत्री की। 400 पार का नारा और एक बलात्कारी की सहायता चाहिए अब आपको। और बलात्कारी भी कोई छोटा मोटा नहीं, 3000। सोचकर शर्म आती और घिन आती कि हमारी राजनीति में ऐसे लोग हैं और उनका स्थान है, और वो भी ऐसा स्थान कि मोदी जी के परिवार में स्थान है उनका। रूह कांप जाती है कि जिस देश के राजा को इसमें कोई खामी नहीं नजर आती, प्रज्वल रेवन्ना से हाथ मिलाने में कोई खामी नहीं नजर आती, उसके लिए प्रचार करने में कोई खामी नहीं नजर आती, उस राजा की प्रजा में महिलाएं सुरक्षित कैसे रह सकती हैं, मुझे यह बताइए आप। बृजभूषण शरण सिंह, अरे जब मेडल मिला तो मेडल से चिपक कर ऐसे खड़े थे साहब जैसे खुद जीत कर लाए हो। ये बेटियां मेरे परिवार की बेटियां हैं बोल रहे थे। क्या हुआ उन सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को? बृजभूषण शरण सिंह का परिवार ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये सब पूरा देश ने पिछले 2 चरणों में देखा। हर चीज उधार की। जब ये सरकार बना रहे थे तो जो योजनाएं थी वो यूपीए से ली, नाम बदल दिए। वो नल जल योजना हो, वो स्वच्छ भारत योजना हो, तमाम योजनाओं में सिर्फ नामकरण संस्कार किया। योजनाएं यूपीए की उधार में ली। 10 साल हो गए, अब नेता भी हमसे उधार ले रहे हैं, प्रवक्ता भी हमसे उधार ले रहे हैं, नैरेटिव भी हमसे उधार ले रहे हैं, एजेंडा भी हमसे उधार ले रहे हैं। तो साहब 10 साल आप कर क्या रहे थे जब ना एजेंडा आपका, ना नैरेटिव आपका, ना नेता आपका है क्या है आपका? आप किसी को वॉशिंग मशीन दिखाकर लालच दो, डराओ, उसको अपनी पार्टी में ले जाओ, फिर उससे कुछ कहलवाओ, मनगढ़ंत बातें कहलवाओ, और फिर उन मनगढ़ंत बातों का सहारा लेकर प्रचार करो। ये 10 साल में आपने कमाया है। शर्म आनी चाहिए इन 10 सालों के आपके राज को। आपने क्या अर्जित किया इन 10 सालों में कि आपके पास अपना मुद्दा नहीं है, अपने नेता नहीं है, अपना एजेंडा नहीं है, अपना नैरेटिव नहीं है क्या आपका? क्यों जनता आपको वोट दे? ये बात साहब समझ चुके हैं, ये बात उन्हें भी समझ में आ रही है। इसीलिए रोज जहां प्रचार करते हैं वहां जाकर नया झूठ, नया झूठ, नया झूठ। आज जो 400 पार कर रहे थे, अब 150 पार भी हो जाएं तो बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। ये वो भी समझते हैं। लोगों को एक भरोसा राहुल गांधी की बातों पर हो रहा है, और वो भरोसा कोई मुफ्त में नहीं मिला है। उसके लिए मेहनत की है राहुल गांधी ने, पसीना बहाया है। 4000 किलोमीटर पैदल चले, 6000 किलोमीटर दूसरी यात्रा की, 10-11 हजार किलोमीटर इस देश में, इस देश का चप्पा चप्पा घूमे, देश का विश्वास जीता। अब अगर राहुल गांधी न्याय की बात करते हैं तो ये कितना ही एजेंडा को डिरेल करने की कोशिश कर ले, मोदी जी नए नए थ्योरीज लेकर आ जाए, झूठ बोले, जो भी करें, लोगों को अब न्याय की बात पर भरोसा है। उस बात को अब मोदी जी की कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई झूठ, उस बात से अब लोगों का विश्वास नहीं तोड़ सकता। इस बात का भी अफसोस नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज्यादा है। जो 400 पार का कॉन्फिडेंस जिसमें हो, क्या वो गांधीनगर जैसी सीट, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं एक सीट का, सूरत और इंदौर का भी उदाहरण दूंगा। गांधीनगर जैसी सीट, गृह मंत्री खुद वहां से उम्मीदवार हैं, हम खुद मान लेते हैं एक बार के लिए कि साहब वो सीट आप जीतेंगे। हमारे सर्वे में भी आप जीत रहे हैं, आपके सर्वे में भी आप जीत रहे होंगे। ये एक सेफ सीट मान लें बीजेपी की। वहां आपको क्या जरूरत आन पड़ी कि 16 लोगों को आपने डरा धमका के नाम वापस करवाया? क्या आवश्यकता थी बताइए? एक तो ऐसा व्यक्ति है वहां जिसको, जितेंद्र चौहान, जिसको, जो खुद कह रहा है आकर कि साहब मेरे को जान मेरी जा सकती है, मुझे यह भी धमकी मिल रही है। गृह मंत्री इस देश का एक एक व्यक्ति की जान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वो अपने चुनाव में, अपने चुनाव क्षेत्र में एक ऐसे कैंडिडेट जिसको दूर दूर तक कोई जीतने की चांस नहीं है, उसको जान की धमकी आ गई क्योंकि वो गृह मंत्री के सामने लड़ रहा है। तभी हम कहते हैं संविधान खतरे में। सूरत को देखकर हम कहते हैं संविधान खतरे में, इंदौर को देखकर हम कहते हैं संविधान खतरे में है।
गांधीनगर को देखकर हम कहते हैं संविधान खतरे में है, और रही सही कसर हमारे राजस्थान की उप मुख्यमंत्री खुद आकर आज बोल गई वीडियो पर कि हां संविधान बदलेंगे। राजस्थान से ज्योति मिर्धा बोल चुकी हैं, दिया कुमारी जी बोल चुकी हैं, उत्तर प्रदेश से अरुण गोविल जी बोल चुके हैं, अनंत हेगड़े जी बोल चुके हैं। अब और कितना लोगों से कहलवाना है आपको? वाकई संविधान पर इनकी नजर खराब है, नीयत खराब है, ये बदलने के लिए आतुर हैं। जब 272 पे सरकार बन सकती है तो 400 की आवश्यकता क्यों है? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, इनसे पूछिए। इनसे तो आप क्या पूछेंगे? आम गुठली के इंटरव्यू होते हैं यहां तो और कोई सवाल होते ही नहीं है गंभीर, और साहब को भी ऐसे सवाल बड़े पसंद आते हैं, इसलिए इनसे तो आप नहीं पूछ पाएंगे। तो अब जब आज आपने दिया कुमारी जी की बात सुन ली, सबकी सुन ली, तो एक बार हम फिर ये दोहराते हैं कि संविधान वाकई खतरे में है, संविधान बहाना है, आरक्षण पे असली निशाना है। ये शुरू से बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के खिलाफ रहे हैं, प्रतियां जलाने वाले लोग हैं, ये संविधान की प्रतियां जलाई हैं इन्होंने। बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किए हैं, पथराव किए, इन्होंने सब कुछ किया था उस वक्त। नियत नहीं बदलती। 100 साल से जो इनकी तपस्या चल रही है, ये 400 सीटें लाएंगे, उसके बाद संविधान को खत्म कर